हेलो एवरीवन, वेलकम टू एंड एम सिविल और मैं हूं आपके साथ में अश्वनी शर्मा। तो अभी तक बेसिकली हमने 3 लेक्चर कर लिए हैं आरसीसी के और उनके अंदर हमने देखा कि कंक्रीट की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है और ब्रीफिंग देखी हमने कंक्रीट की प्रॉपर्टीज़ के बारे में, आरसीसी को समझा थोड़ा बहुत। तो अब बात करते हैं आरसीसी के अंदर जो दूसरा एलिमेंट हमारा प्रेजेंट होता है, जो कि क्या होता है, स्टील। तो स्टील के बारे में भी अब हमें पढ़ना थोड़ा सा ज़रूरी है। पता होना चाहिए कि जो स्टील हम यूज़ करने वाले हैं वो स्टील कितने तरह का होता है, किस किस ग्रेड का होता है और उनकी क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो जो मटेरियल हम यूज़ करने वाले हैं, अगर उसके बारे में मुझे सारी चीज़ें पता होंगी तो मैं बहुत बेहतर तरीके से उसको इस्तेमाल कर सकता हूँ। तो जिस तरह से हम लोग कंक्रीट के केस में उनकी ग्रेडिंग्स को स्पेसिफाई करते थे, किसके थ्रू करते थे, M35, M25, इस तरह से हम करते थे। M20, M30, इसको हम कैसे करते थे, कंक्रीट को इस तरह से स्पेसिफाई करते थे कि कंक्रीट का ग्रेड क्या है, वो हम M20, M25 इसको इसको इस तरह से डिनोट करते थे। तो ऐसे ही अब क्या होगा, स्टील को भी मेरे को क्या करना पड़ेगा, स्टील के बारे में भी बताऊंगा जब मैं, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। तो इसके ग्रेड्स हम किस तरह से बताते हैं, इसके स्टील के ग्रेड्स बताते हैं Fe250, Fe415, Fe500। तो इस तरह से हमारे यहाँ पे इस तरह से इसके ग्रेड्स जो हैं वो बताए जाते हैं। Fe आपका आयरन का सिंबल होता है बेसिकली। केमिकल जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हमने पढ़ी होगी तो वहाँ पे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या, खैर ज़्यादा डिटेल में नहीं जाते, केमिकल नेम होता है बेसिकली आयरन का हमारा, Fe से डिनोट करते हैं। तो Fe250, Fe415 इस तरह से इसको डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पर Fe तो आयरन को डिनोट करता है। तो ये जो लास्ट की जो फिगर है बेसिकली 250, 415, ये आपकी क्या होती है, ये आपकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ होती है, कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ। ठीक है, बिल्कुल सेम रहेगी, बिल्कुल सिमिलर तरीके से बताते हैं। कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या होती है, सेम रहेगा, जिससे कम 5% रिजल्ट आए और ऊपर हमारे 95% या उससे ज्यादा रिजल्ट्स आते हैं। ठीक है, किसी भी सैंपल के इसी तरह से यहां पर होंगे। लेकिन यहां पर ये कंप्रेसिव स्ट्रेंथ नहीं होगी, ये क्या होगी, इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ होगी, या फिर हम क्या कहें, यील्ड स्ट्रेंथ। क्या बोलेंगे, यील्ड स्ट्रेंथ। यील्ड स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है, देखो कंक्रीट तो हमारा ब्रिटल था, तो वो क्या करता था, चौक की तरह एकदम से टूट जाता था। तो वहां पर तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ हमने नोटिस करी। ठीक है, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ मतलब जब हमारा सैंपल टूट जाता था तो मैं उसकी स्ट्रेंथ नोटिस कर लेता था। लेकिन स्टील के साथ ऐसा नहीं होगा। स्टील क्या होगा, स्टील आपका डक्टाइल मटेरियल था। डक्टाइल मटेरियल क्या करेगा, एकदम से तो टूटेगा नहीं। तो डक्टाइल मटेरियल है तो क्या होगा, पहले बहुत ज्यादा खींचेगा। सपोज मैं यहां पर क्या करता हूं, ये मैंने स्टील बार टेस्ट करने के लिए रखा और इस स्टील बार को मैंने क्या किया, यहां पर इधर और इधर इसको खींचना शुरू कर दिया, टेंशन लगा दी इसके ऊपर। तो जब मैं टेंशन लगाऊंगा तो धीरे धीरे क्या होगा, ये स्टील बार खींचना शुरू होगा। सपोज इसकी थिकनेस भी दिखा देता हूं मैं यहां पर, ये स्टील बार, इसको दूसरी जगह दिखा देते हैं, चलो यहां नहीं, यहां दिखाते हैं अच्छे से। सपोज ये हमारा स्टील बार था और इसको टेस्ट करने के लिए मैंने इसके ऊपर लोडिंग लगाई, टेंसाइल लोड दिया मैंने इसको। तो जब मैं इसको टेंशन दूंगा तो ये क्या होगा, खींचेगा। खींचने की वजह से क्या होगा, अब इसकी लेंथ इंक्रीज होगी। तो धीरे धीरे करके इसकी लेंथ इंक्रीज हो जाएगी। तो जब लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो ये किस तरह से नजर आएगा, तो ये यहां पे आके इसकी लेंथ बहुत ज्यादा जो है इंक्रीज कर गई होगी। ठीक है, तो यहां पे जब मैं चेक करूंगा स्ट्रेंथ और इसकी लेंथ को बेसिकली, तो पतला तो हो गया होगा सरिया हमारा, ठीक है, एक जगह से, और यहां से और भी धीरे धीरे क्या हो जाएगा, ये धीरे धीरे करके बहुत ज्यादा पतला हो जाएगा। ठीक है, तो यहां पे ये पॉइंट बेसिकली एज यहां पर आपका क्या हो रहा है, बहुत ज्यादा क्रॉस सेक्शन कम हो रहा है। तो धीरे धीरे जब इसको खींचोगे ना तो यहां पे क्या हो जाएगा, नेकिंग फॉर्मेशन हो जाती है। क्या होती है, नेकिंग की फॉर्मेशन हो जाती है। नेकिंग का मतलब यहां पे इसकी गर्दन बन जाती है, गर्दन से मरोड़ देते हैं बेसिकली इसको, एक तरह से वही है। नेकिंग का मतलब यहां पर यही आ जाएगा कि ये नेकिंग की फॉर्मेशन होने लग जाती है, यहां पे ये पतला होना शुरू हो जाता है। तो इसको खींचते रहेंगे, खींचते रहेंगे। ठीक है, यहाँ पे फोर्स आपका अभी भी लग रहा था और ये इसको खींच रहा है बार बार। ठीक है, बाहर की तरफ पी फोर्स जो लग रहा था, टेंशन दे रहा था, वो लग रहा है और धीरे 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 करके ये क्या होगा,
और ज्यादा दूर तक खींचता चला जाएगा और आपका यहाँ पे नेकिंग होने की वजह से ये फेल कर जाएगा। तो मतलब टूट जाएगा, यहां से कट जाएगा, ये बिल्कुल दो भाग में बट जाएगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया। तो फेल होने से पहले इसने क्या किया, बहुत ज्यादा अपनी लेंथ जो है इंक्रीज करिए। देखो यहां तक, यहां से लेके यहां तक इतनी लेंथ यहां पर इंक्रीज कर दी थी और इतनी लेंथ इसने इस तरफ इंक्रीज कर दी, और फेल होने से पहले इससे भी ज्यादा इंक्रीज करेगा। तो बेसिकली ये फेल टूट कर नहीं होता। ये कैसे फेल होगा, मतलब लास्ट में तो दो टुकड़े हो जाएंगे, बट उन दो टुकड़े होने से पहले ही क्या हो गया, नेकिंग होने की वजह से फेल कर रहा था। ठीक है, मतलब बहुत ज्यादा पतला हो गया बीच में से और तब जाके ये टूटा है। तो इतनी ज्यादा लेंथ इंक्रीज हो गई इसकी, तो उस टाइम पर स्ट्रेंथ तो इसके अंदर रही नहीं थी जितनी हमने ली थी इसकी, जितनी स्ट्रेंथ इसकी शुरुआत में जब इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया था, नॉर्मल बिल्कुल पूरा यूनिफॉर्म था इसका इतना क्रॉस सेक्शनल एरिया, उस टाइम जो स्ट्रेंथ थी इसकी, क्या वो स्ट्रेंथ बाद में रहेगी? जब मैं खींचूंगा इसको, खींचने के बाद जब ये पतला हो गया, नहीं रहेगी। तो ये क्या हो जाएगा, सर्विसेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से क्या कर जाता है, फेल कर जाता है। सर्विसेबिलिटी का मतलब क्या होता है बेसिकली यहां पे, कि ये यूज करने के लायक नहीं रहेगा, इसको मैं फर्दर लोड नहीं कर सकता क्योंकि इसकी उतनी स्ट्रेंथ नहीं रही। तो जब भी हम डक्टाइल मटेरियल की बात करते हैं तो हम उसके अंदर फेलियर कभी भी जब वो दो हिस्सों में टूट जाता है या कट जाता है उसको फेलियर नहीं मानते, उससे बहुत पहले ही फेल कर जाता है। वो कब फेल कर जाता है, जब ये नेकिंग या इस तरह से यील्डिंग करनी शुरू कर दी इसने। क्या करनी शुरू कर दी, यील्डिंग। यील्डिंग का मतलब क्या होता है ये हम इसके ग्राफ से अच्छे से समझेंगे, बट अभी जस्ट समझने के पर्पज से, दिमाग में बिठाने के लिए आप लोग जस्ट ये सोच के चलो कि यील्डिंग का मतलब है कि जब ये हमारे खींचने के बाद मैं स्ट्रेस बढ़ा भी नहीं रहा और फिर भी क्या हो रहा है, खींचता चला जा रहा है अपने आप। ठीक है, अपने आप खींचता चला जा रहा है और ये बीच में आपका फिर बहुत देर बाद क्या होगा, टूट जाएगा। ठीक है, तो वो टूटने की स्थिति तो आने नहीं देनी हमने। हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसको जब ये एलोंगेट होना शुरू हो चुका है उसी टाइम पे हम मान लेंगे कि ये फेल हो चुका है, अब इसके अंदर पहले जितनी स्ट्रेंथ नहीं रही। तो जब भी डक्टाइल मटेरियल की बात करेंगे, डक्टाइल मटेरियल कैसे फेल करेगा, यील्डिंग से। यील्डिंग का मतलब क्या होता है, इसको समझने के लिए बेस्ट एग्जांपल, मुंह में च्युइंगम आपने कभी ली है और उसको चबा के थोड़ी देर फिर बाहर निकालो और उसको दोनों हाथों में ऐसे इस तरह से खींचो। तो जब खींचते हो तो क्या होता है, बिल्कुल पतली सी जो डोर बन जाती है, पतली सी पतला सा धागा सा जो बन जाता है वो खिंचती चली जाती है। तो वो जो खिंच रही है ना बिल्कुल, उसी को यहाँ पे यील्डिंग बोला हुआ है। ठीक है, और लास्ट में जाके वो टूट जाएगी। तो बिल्कुल इसी की तरह बिहेव करती है आपकी च्युइंगम। तो डक्टाइल मटेरियल किस तरह से फेल करा वो हमने देख लिया यहाँ पे। तो इसके अंदर यील्डिंग की वजह से फेल कर रहा है, तो यील्डिंग की वजह से फेल कर रहा है तो स्ट्रेंथ भी कैसे बताऊंगा, यील्डिंग। तो एफ वाई से इसको डिनोट किया जाता है। इसकी जो यील्ड स्ट्रेंथ होती है क्या होगी, इसकी यील्ड स्ट्रेंथ, यील्ड स्ट्रेंथ। ठीक है, इसकी कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ जो होगी बेसिकली उसको हम यील्ड स्ट्रेंथ बोलेंगे, और टेंशन में होती है और यील्डिंग होगी तो एफ वाई से हो गया। और कंक्रीट की हमने कैसे बताई थी, एफ सी के द्वारा, एफ सी के से हम उसको डिनोट करते थे। ये चीज क्लियर है सब लोगों को। चलिए, अब हमने यहाँ पे ये तो देख लिया कि इसकी स्ट्रेंथ को कैसे डिनोट करेंगे। मतलब ये जो हम यहाँ पर 250 415 एफ 500 ये बता रहे हैं, तो ये 500 415 ये क्या है, इनकी यील्ड स्ट्रेंथ है। क्या है, इनकी यील्ड स्ट्रेंथ है। ये चीज क्लियर। इतने लोड आने के बाद ये यील्डिंग होना शुरू हो जाएगा। न्यूटन पर एमएम या मेगा पास्कल में है ये, तो मेगा पास्कल बोल दो या फिर न्यूटन पर एमएम स्क्वायर बोल दो, एक ही बात है। पहली चीज हमने सीखी, स्टील की ग्रेडिंग हमने जब करी तो उस टाइम पर उस ग्रेडिंग के अंदर एफ ई का मतलब क्या होता है, 250 का मतलब क्या होता है, और 250 जो हमने बात करी यील्ड स्ट्रेस होती है, वो यील्ड स्ट्रेस कैसे आएगी वो हमने यहाँ पे सीखी। तो कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ इसकी किस में होगी, टेंशन में होगी, और वो यील्डिंग स्ट्रेंथ से डिनोट की जाएगी। ये चीज क्लियर। तो अब हमें थोड़ा बहुत आइडिया लग गया कि हाँ यार स्टील के अंदर कुछ ऐसा ऐसा डिनोट करेंगे, इस तरह से आइडिया हो गया हमें। अब स्टील भी आपका बहुत सारे तरह का होता है। स्टील क्या होता है, बहुत तरह का स्टील प्रेजेंट होता है। अब कई तरह के स्टील को हम कैसे करेंगे भाई, रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग हैं। ये चीज क्लियर, रिप्रेजेंट करने के तरीके अलग अलग हैं और उनकी प्रॉपर्टीज अलग अलग होंगी। तो इनको एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं, एक टेबल के थ्रू समझ लेते हैं इनको सभी को, और फिर इनको एक एक करके एक बार टेबल बना लेते हैं, इसके बाद फिर एक एक करके इनको क्लियरली समझ लेंगे। यहाँ पे आ जाएगा आपका माइल्ड स्टील और ये जो नाम आ जाएंगे, यहाँ पे इनकी डिस्क्रिप्शन, और यहाँ इनकी प्रॉपर्टीज।
ठीक है, चलिए अब इनको एक एक करके यहाँ पे लिखना चालू कर देते हैं। आपके अलग अलग तरह के स्टील जो होंगे तो वो कौन कौन से होंगे, देखो यार, पहले तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमारे जो टाइप्स हैं, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे इनकी परमिसिबल स्ट्रेसेस लिखेंगे, परमिसिबल स्ट्रेस। परमिसिबल स्ट्रेस क्या होती है वो भी बात करेंगे, ठीक है, ये हमें जरूरत पड़ेगी अभी, तो इसलिए मैं यहाँ पे आप लोगों को बता रहा हूँ साथ साथ। और यहाँ पे लिखेंगे इनकी प्रॉपर्टीज कि उस तरह के स्टील की प्रॉपर्टी क्या होती है। सबसे पहले बात करते हैं माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील नाम तो बहुत सुना होगा, ठीक है, और रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, Fe250। तो जो Fe250 आपका यहाँ पे ग्रेड हमने देखा था, तो वो क्या है, माइल्ड स्टील। माइल्ड स्टील सबसे, आप कह सकते हो सबसे डक्टाइल फॉर्म है आपके स्टील की। तो सबसे जो कह सकते हो सबसे रॉ फॉर्म जो होगी आपकी, ठीक है, सबसे कच्चा जो आपका स्टील होगा, जो स्टील बार यूज करेंगे, माइल्ड स्टील ही होगा। तो सबसे बेचारा सबसे भोला भाला जो आपका स्टील होगा, माइल्ड स्टील ही रहेगा। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं आपको बता देता हूं मैं। इसकी प्रॉपर्टीज होंगी, इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करें तो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ की अगर बात करें तो Fe250 है, तो इसकी यील्ड स्ट्रेंथ कितनी होगी, यील्ड स्ट्रेंथ इससे डिनोट करते हैं ना, तो 250, तो 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर। यील्ड स्ट्रेंथ तो सब लोगों को पता चल गया होगा कि इसकी यील्ड स्ट्रेंथ इतनी हो जाएगी। इसके अंदर अब हम कुछ चीजें ऐसे लिखते हैं कि इसके अंदर परमिसिबल स्ट्रेसेस कितनी होंगी। परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब क्या है, परमिसिबल स्ट्रेसेस, परमिसिबल स्ट्रेस का मतलब होता है कि मैं कितनी अलाउ करता हूं। 250 के बाद तो ये क्या हो जाएगा, यील्ड करना शुरू कर देगा, फेल कर जाएगा, बट क्या मैं कभी इसके फेलियर तक कभी स्ट्रेस लगाऊंगा, नहीं लगाऊंगा। तो मैं क्या करूंगा, इसको पहले ही रोक दूंगा, इसके ऊपर स्ट्रेस आने से पहले ही रोक दूंगा। जिस तरह से आप लोग देखते हो कभी लिफ्ट के अंदर जाते हो, तो लिफ्ट के अंदर लिखा होता है कि केवल 8 इंसान अलाउड है, तो वो 8 इंसान अलाउड है, अगर आप 9 भी चले जाते हो तो क्या वो टूट के गिर जाते हैं नीचे, नहीं, सेफ्टी के लिए बोला हुआ है 8, लेकिन वो फेल करेगी मान लो 12 इंसान जब आ जाएंगे तब। तो बिल्कुल ऐसा ही यहाँ पर है। तो वो जो 12 इंसान पे फेल कर रही थी, यहाँ पर ये क्या है, 250 न्यूटन पर mm स्क्वायर पर फेल कर रहा था, लेकिन मैं अलाउ कितने करूंगा, 250 से कम, 12 से कम किया था जैसे, तो 250 से कुछ वैल्यू कम मैं अलाउ करूंगा ताकि सेफ्टी में बनी रहे। अगर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होती है कोई भी चीज तो ये एकदम से फेल ना करे, ये चीज क्लियर। तो एक सेफ्टी फैक्टर के लिए जितनी मैं परमिट करता हूं, अलाउएबल जो होती है, उसको परमिसिबल स्ट्रेस कहा जाता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद हमें ये मिलती है। और अगर मैं बात करूं, हाँ, अगर बात करूं यहाँ पे Fe250 की, तो 250 के अंदर हम ST जो होगा, सिग्मा ST से रिप्रेजेंट करेंगे परमिसिबल स्ट्रेसेस को, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेसेस आपका S का मतलब है स्टील और T का मतलब है टेंशन, ठीक है। परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इन टेंशन, ये चीज क्लियर। तो S और T का मतलब भी आपको पता होना चाहिए, एक एक सिंबल जो यहाँ पे लिखेंगे सबका मतलब पता होना चाहिए, तभी चीजें दिमाग में क्लियर रहेंगी। तो इसको हम करते हैं 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर, 140 न्यूटन पर mm स्क्वायर। लेकिन एक कंडीशन होती है हमारी, फॉर डायामीटर अप टू 20 mm। अगर 20 mm से कम या 20 mm तक का सरिया मैं यूज करता हूं तब मैं इतनी लूंगा। अगर इससे ज्यादा करना पड़ गया मुझे, सपोज अगर मुझे इससे ज्यादा करना पड़ गया, पहले यही लिख देते हैं, फॉर डायामीटर मोर देन 20 mm, क्या यूज करेंगे यहां पे वैल्यू, सिग्मा ST की वैल्यू 130 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये चीज क्लियर। मोस्टली आपका क्या होगा, जनरली हम 140 ही यूज करते हैं क्योंकि 20 से जनरली कम यूज होता है, और अगर यूज हम ज्यादा भी कर देंगे तो ज्यादा वाला कर लेंगे यूज। तो बेसिकली हमने यहाँ पे क्या चीज देखी, परमिसिबल स्ट्रेस क्या होगी और डायमीटर के हिसाब से कितनी अलाउ करेंगे। तो जो सिग्मा ST मैंने लिखा है, ये सिग्मा ST मैंने कैसे लिखा होगा, फैक्टर ऑफ सेफ्टी लगाने के बाद में जो मैंने स्ट्रेस देखी कि भाई इससे ज्यादा तो नहीं जानी चाहिए, ये चीज क्लियर। और कितना फैक्टर ऑफ सेफ्टी यूज करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब आगे बिल्कुल डिटेल में देखेंगे हम, ठीक है, जब थोड़ा बहुत मेथड को हम देखेंगे कि अलग अलग मेथड्स के हिसाब से अलग अलग हमारी स्ट्रेसेस होती हैं। जो ये सिग्मा ST दिखा रहा हूं ये बेसिकली WSM मेथड के हिसाब से है।
तो देखेंगे इनको भी आगे की फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा क्या क्या होता है। अब इनकी प्रॉपर्टीज देखते हैं भाई। माइल्ड स्टील जो मैंने बोला है वो कैसे होता है। सबसे जो आपने जो देखा होगा बिल्कुल प्लेन जो आपके स्टील बार्स होते हैं, प्लेन सरिया जो होता है बिल्कुल, वो आपका माइल्ड स्टील का होता है, ठीक है। सबसे ज्यादा डक्टाइल होगा, ये क्या होगा आपका मोस्ट डक्टाइल, मोस्ट डक्टाइल, सबसे ज्यादा लचीला होता है ये आपका। तो सबसे ज्यादा लचीला है, सबसे ज्यादा डक्टाइल है, तो क्या होगा, स्ट्रेंथ भी सबसे कम होगी। अब कोई चीज अगर आपकी फ्लेक्सिबल है, ये स्केल आपका फ्लेक्सिबल है, तो इसके अंदर स्ट्रेंथ भी क्या होगी, कम होगी। वही अगर मैं इस मार्कर की या इस पेन की बात करता हूं, अगर ये आपका लचीला नहीं है तो स्ट्रेंथ भी ज्यादा होगी। ये चीज क्लियर। तो इसी तरह से ज्यादा का मतलब इन दोनों सेम मटेरियल की अगर मैं बात कर रहा हूं तो मटेरियल बदल दोगे तो वो तो खैर नहीं कंपैरिजन कर पाओगे। ये तो मैंने मटेरियल अलग अलग की बात करी है, बट यही स्टील का स्केल जो है, यही अगर मैं क्या करूं, मतलब फ्लेक्सिबल ना करूं और इसको मजबूत बना दूं, हार्ड कर दूं, तो इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ये बिल्कुल उसी तरह से है यार। आप अगर जिम में जाते हो तो आप बिल्कुल पतले श्रेडेड एकदम बिल्कुल ऐसे फिट रहते हो, तो आपके अंदर जान भी उतनी ज्यादा होती है। आप खाए जाओगे और एकदम थुलथुले हो गए, पेट बाहर निकला हुआ है, सब कुछ एकदम ऐसे, आप मतलब पेट में कोई दूसरा आपका दोस्त आके आपको बिल्कुल ऐसे टच भी कर रहा है तो बिल्कुल अंदर तक चली जाती है उंगली, मतलब बिल्कुल ऐसे लचीले हो गए हो, तो आपके अंदर क्या जान बचेगी, नहीं बचेगी। तो स्ट्रेंथ कम हो जाती है जब आप डक्टाइल हो जाते हो, स्ट्रेंथ ज्यादा हो जाती है जब हम ब्रिटल हो जाते हैं या फिर रिजिड हो जाते हैं, ठीक है। तो डक्टिलिटी बढ़ गई तो इसका मतलब स्ट्रेंथ तो कम हो जाएगी। तो यहां पे इट हैज लो स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ इसकी कम होती है भाई थोड़ी सी, ये चीज क्लियर। अब इसके अंदर एक चीज और होती है, एक चीज और क्या होती है कि हमारा यहां पर जब मैं डायग्राम बनाऊंगा स्ट्रेस और स्ट्रेन का, किस तरह से बिहेवियर होता है स्टील का, तो वहां पर हम देखेंगे एक यील्ड प्लेट्यू नाम की चीज आएगी, ठीक है। क्या आएगी, यील्ड प्लेट्यू नाम की, यील्ड प्लेट्यू इज सीन। यील्ड प्लेट्यू ये कब होगी, जब मैं हॉट रोल्ड स्टील की बात करूंगा, हॉट रोल्ड स्टील के अंदर, सिंपल माइल्ड स्टील में नहीं होगा ये, ठीक है। हॉट रोल्ड स्टील क्या होता है, जब हम गरम गरम स्टील को पिघला के क्या करते हैं, उसको उसका आकार बदलते हैं। याद आया कुछ, ये मजदूर का हाथ है कातिया, ठीक है। लोहा पिघला के उसका आकार बदल देता है, तो बिल्कुल वही चीज यहां पर अगर करी जाती है। हॉट रोल्ड स्टील अगर आप यूज करते हो, उसको पिघला के एकदम गरम गरम में ही उसकी शेप चेंज कर देते हो, उस टाइम पे क्या होता है, उसके अंदर यील्ड प्लेट्यू नजर आता है। यील्ड प्लेट्यू क्या होता है, अभी हम इसके स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन ग्राफ को देखेंगे तो वहां पे बहुत अच्छे से समझेंगे कि क्या होता है ये चीज क्लियर। और इसके अलावा ये क्या करता है, फेल होने से पहले, फेल होने से पहले बहुत ज्यादा खींचेगा, ठीक है। तो शोज हाई वैल्यू ऑफ स्ट्रेन बिफोर फेलियर, बिफोर फेलियर, ठीक है। फेल होने से पहले बहुत ज्यादा लेंथ चेंज होगी इसकी, बहुत ज्यादा क्या होगा, लेंथ में चेंज आएगा, बहुत ज्यादा इसके अंदर डिफॉर्मेशन होगी चेंज होने फेल होने से पहले। डक्टाइल था तो बहुत ज्यादा डक्टाइल है, तो जितना डक्टाइल होगा उतनी ज्यादा लेंथ में चेंज आएगी। सबसे ज्यादा डक्टाइल मटेरियल यही होता है हमारा। और ये जनरली मैं आपको बताऊं, जो यहाँ पे हम माइल्ड स्टील, अलग अलग जो स्टील के ग्रेड्स पढ़ेंगे ना, ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं या वेरिएशन कैसे आती है, वो भी मैं आप लोगों को बताता हूं अभी। तो यहां पे नेक्स्ट जो ग्रेड आएगा हमारा, दो चीजों की वजह से ये ग्रेड जो है ये चेंज होते हैं। दो चीजों की वजह से, किन की वजह से चेंज होंगे, एक तो चेंज होता है हमारा कार्बन परसेंटेज की वजह से। कार्बन परसेंटेज में क्या यूज कर रहा हूं, ठीक है। तो कार्बन परसेंटेज मैंने क्या यूज करी है उसके हिसाब से चेंज होगा। दूसरा चेंज होगा कि मैं किस तरह से इसको मैन्युफैक्चर कर रहा हूं, बना किस तरीके से रहा हूं, ठीक है। दूसरा हमारा यहां पे कौन सा आएगा, यहां पे भाई मीडियम टेंसाइल स्टील, मीडियम टेंसाइल स्टील। ये आपका क्या रहेगा, इस मीडियम है, इसकी ज्यादा कहीं पे आप लोगों ने चर्चा सुनी भी नहीं होगी, बेचारा मीडियम ही रहता है। और इसके बारे में अगर मैं बात करूं, देखो
जब हमने बात करी माइल्ड स्टील की, तो माइल्ड स्टील के अंदर क्या था, हमारी स्ट्रेंथ हमें सबसे कम मिल रही थी, सबसे ज्यादा डक्टाइल था, उसके अंदर बहुत ज्यादा स्ट्रेन आती है, यील्ड प्लेट्यू भी नजर आता है। अगर मैं हॉट रोल्ड स्टील की बात करता हूँ, ये सारी की सारी चीजें हमारी माइल्ड स्टील में थी। अब मैंने क्या किया, थोड़ा सा उसकी प्रॉपर्टीज इंप्रूव कर दी, थोड़ा कार्बन कंटेंट मैंने इंक्रीज कर दिया। कार्बन कंटेंट होता है हमारे स्टील के अंदर, तो जितना ज्यादा कार्बन कंटेंट में, कार्बन की मात्रा स्टील के अंदर ज्यादा करूंगा, उतनी ही डक्टिलिटी कम हो जाएगी और स्ट्रेंथ इंक्रीज हो जाएगी। ये चीज क्लियर। जितना कार्बन बढ़ाता रहूंगा उतनी ही स्ट्रेंथ बढ़ती चली जाएगी, लेकिन लचीलापन खत्म हो जाएगा, डक्टिलिटी खत्म हो जाएगी। ये चीज क्लियर। तो थोड़ा सा कार्बन कंटेंट बढ़ाया तो मीडियम टेंसाइल स्टील आ गया। इसकी स्ट्रेंथ कितनी आ जाएगी यहाँ पे, जो मैं अलाउ करूंगा यहाँ पे, या परमिसिबल स्ट्रेसेस जो सिग्मा एसटी होगी वो होगी 190 न्यूटन पर mm स्क्वायर। ये चीज क्लियर। और इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, मीडियम स्ट्रेंथ रहेंगी सारी हमारी यहाँ पे। इसमें क्या रहेंगी, मीडियम स्ट्रेंथ है और मीडियम ही डक्टिलिटी होगी। मीडियम वालों को कोई नहीं पूछता बेचारा, इसलिए ये भी ऐसे ही अननोटिस रह जाता है। मीडियम डक्टिलिटी, या तो बिल्कुल ऊपर रहो या फिर बिल्कुल नीचे रहो, तभी आप लोगों को लोग पहचानेंगे। तो चलिए नेक्स्ट जो हमारा यहां पे आता है वो आता है सीटीडी बार्स। सीटीडी बार्स, सीटीडी का मतलब क्या होता है, कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स। तो कोल्ड ट्विस्टेड डिफॉर्म्ड बार्स सीटीडी बार्स बोलते हैं, या फिर इनको हम HYSD बार्स भी बोलते हैं। आप लोगों ने बहुत बार सुना होगा। और HYSD बार्स और HYSD बार्स। HYSD का मतलब क्या है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। क्या होता है, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स। क्या होगा यहां पे, हाई यील्ड स्ट्रेंथ डिफॉर्म्ड बार्स, बहुत ज्यादा जिनकी यील्ड स्ट्रेंथ होती है। ठीक है, इन दो नामों से इसको जाना जाता है। तो यहां पे अब हम इनकी प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। मोस्टली जो यूज किए जाते हैं यही किए जाते थे, और आजकल थोड़ा सा और पैटर्न जो है, ट्रेंड जो है वो चेंज हो गया, वो मैं बताता हूं। इसके अंदर आप लोगों को जो कैटेगरी नजर आती है, जो आप लोगों को ग्रेड्स नजर आएंगे, या तो FE 415 नजर आएगा, FE 415, या फिर आपको FE 500। ये दो ग्रेड नजर आते हैं। इनकी स्ट्रेंथ क्या क्या होगी, परमिसिबल स्ट्रेंथ, परमिसिबल वैल्यूज क्या क्या होंगी भाई, जो आपकी इसके लिए होगी वो होगी 230 न्यूटन पर mm स्क्वायर, और इसके लिए रहेगी हमारी 275। अब देखो हम क्वालिटी को ना इंक्रीज करते जा रहे हैं भाई, क्वालिटी इंक्रीज करते जा रहे हैं, ग्रेड का इंप्रूवमेंट हो रहा है और क्वालिटी बढ़ती जा रही है। क्वालिटी किसकी टर्म्स में बढ़ रही है, स्ट्रेंथ की टर्म्स में। स्ट्रेंथ तो बढ़ती जा रही है, लेकिन डक्टिलिटी इसकी क्या हो जाएगी, हाई स्ट्रेंथ रहेगी। इसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या रहेंगी, स्ट्रेंथ तो बहुत अच्छी मिल गई हमें, अब हाई स्ट्रेंथ मिल गई, ठीक है, लेकिन डक्टिलिटी क्या हो गई, यहां पर पुअर हो गई, तो लो डक्टिलिटी। अब डक्टिलिटी से फर्क क्या पड़ता है, ये चीज आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा ना, यार डक्टिलिटी को जाने दो, भाड़ में जाने दो, डक्टिलिटी तो होने दो कम, क्या होता है। लेकिन आप लोगों ने देखा होगा जब हम कंक्रीट के साथ में इसको यूज करते हैं तो वहां पर हमें डक्टिलिटी की जरूरत पड़ती है। क्यों, क्योंकि फेलियर मैं चाहता हूं हमारे एलिमेंट का, हमारे मेंबर का डक्टाइल फेलियर हो। क्यों, क्योंकि मुझे फेल होने से पहले इंडिकेशन मिल जाएगी, मुझे एक वार्निंग मिल जाएगी कि हमारा स्ट्रक्चर फेल होने वाला है, अब यहां से आप लोग सामान और अपने आप को यहां से हटा दो, खाली करवा दो स्ट्रक्चर। तो मुझे एक इंडिकेशन चाहिए, उसके लिए मुझे मटेरियल डक्टाइल बनाना है। तो मैं कभी भी स्ट्रक्चर बनाता हूं तो उसको जनरली डक्टाइल बनाने की कोशिश करता हूं, ताकि वो डक्टाइल फेलियर उसके अंदर आए। ब्रिटल फेलियर कभी भी प्रेफर नहीं किया जाता, क्योंकि वो बहुत ज्यादा डेंजरस होता है। ये चीज क्लियर। और इसके अंदर कोई यील्ड प्लेट्यू नजर नहीं आता, और इसके अंदर कोई यील्ड पॉइंट भी नहीं होता, नो यील्ड पॉइंट। यील्ड प्लेट्यू तो आता ही नहीं है, लेकिन यील्ड पॉइंट भी नहीं होता। ये यील्ड पॉइंट, यील्ड प्लेट्यू क्या होता है, अभी इसका ग्राफ देखेंगे, वहां से बिल्कुल आप लोगों के दिमाग की जो दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे।
कि क्या चीज चल रही है। तो इनकी प्रॉपर्टीज ये होगी। अब इसके अलावा देखो, अब इसके अलावा तो जरूरत पड़नी नहीं थी हमें किसी चीज की, बट आजकल इससे भी ज्यादा। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर क्या हो गया यार, डक्टिलिटी तो कम हो गई, स्ट्रेंथ तो मिल गई लेकिन डक्टिलिटी कम होगी। तो इसका ऑल्टरनेट निकालने के लिए हमने क्या किया, खुराफाती हैं हम भी, इंजीनियर्स हैं हम लोग, तो इंजीनियर्स हैं, ऐसे तो टिकेंगे नहीं भाई। अब कमजोरी आ गई कुछ ना कुछ इसके अंदर, कमी आ गई तो वो पूरी तो करनी है। कैसे करेंगे पूरी? अब टीएमटी स्टील बार्स, ऐड भी देखी होंगी बहुत आप लोगों ने, टीएमटी बार्स, ठीक है। ये इनका मतलब क्या होता है, थर्मो मैकेनिकली ट्रीटेड बार्स, थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स। तो इनमें होता क्या है ये देख लेते हैं। थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड बार्स में आते कौन कौन से हैं, Fe415, Fe500, Fe550 और हाइयर, या इससे भी कोई अगर ज्यादा का ग्रेड होगा तो उनको यूज कर लेते हैं इसके अंदर। और इनके अंदर सिग्मा एसटी जो यूज करेंगे हम यहाँ पर, इनमें सिग्मा एसटी की जो वैल्यू यूज करी जाएगी वो कैसे निकालेंगे, वो फाइंड आउट करी जाएगी। फाइंड आउट कैसे करी जाएगी, 0.55 आप अगर करते हो यहां पर 0.55 FY, तो ये एक रफ एस्टिमेट आप लगा सकते हो कि इतनी मैं यहां पर परमिसिबल स्ट्रेस जो है रख सकता हूं हमारे टीएमटी बार्स के अंदर। टीएमटी बार की खासियत क्या है वो मैं आपको बताता हूं, क्योंकि ये चीजें तो आपकी जस्ट बताने के लिए है कि हाँ इसके अंदर ये है, इतनी वैल्यू रहेगी, इतनी वैल्यू रहेगी। इनके अंदर जब हम देखते हैं तो इनका क्रॉस सेक्शन मैंने ड्रॉ किया है, सरिये का क्रॉस सेक्शन जब देखूंगा तो ये कुछ इस तरह का नजर आएगा। क्रॉस सेक्शन जब हम देखेंगे इसका, तो ये क्रॉस सेक्शन हमें कुछ इस तरह का नजर आता है। इसके अंदर भी हमारा यहाँ पे ये जो होता है, ये ट्रांजिशन लेयर होती है एक। चलिए, तो यहां पे जब मैं इसका क्रॉस सेक्शन देखता हूं, ये क्या है, क्रॉस सेक्शन ऑफ टीएमटी बार, ऑफ टीएमटी बार। अब इसके अंदर देखो, पिछले सीटीडी बार के अंदर क्या था, कोल्ड ट्विस्टेड बार कैसे करेंगे वो भी मैं आपको बताऊंगा भाई कि कैसे बनते हैं। कोल्ड ट्विस्टेड का मतलब क्या था, हाई स्टील डिफॉर्म बार का मतलब क्या है, ये सारे अभी यहां पर जस्ट एक टेबल की फॉर्म में देखेंगे, फिर इनके बारे में भी देखेंगे थोड़ा थोड़ा सा। तो टीएमटी बार के बारे में अगर मैं बात करूं तो टीएमटी बार के अंदर अब हमें क्या चाहिए थी, स्ट्रेंथ भी चाहिए थी और डक्टिलिटी भी चाहिए थी। तो इसके अंदर जो ये वाला पोर्शन होता है, इंटरनल पोर्शन जो होगा, ये पोर्शन आपका कैसा रहेगा, इंटरनल पोर्शन आपका अगर देखें हम तो इंटरनल मेंबर रहेगा इसका डक्टाइल। ये कैसा रहेगा, डक्टाइल। और जो बाहर वाला पोर्शन होता है, ये वाला जो रीजन रहेगा इसके अंदर, ये रीजन कैसा रहेगा, ब्रिटल। ब्रिटल कह सकते हो, या फिर यहां से आपको स्ट्रेंथ मिलेगी, ये लिख सकते हैं, ये ज्यादा बेटर रहेगा। यहां से हमें स्ट्रेंथ मिलेगी क्योंकि ये हार्ड होता है, क्योंकि ये हार्ड होता है। तो स्ट्रेंथ देने के लिए बाहर इसके अंदर दो लेयर्स होगी। और ये जो मैंने बीच में ये जो चीज दिखाई है ना, ये जो लेयर मैंने दिखाई है यहां पर, ये लेयर है ट्रांजिशन जोन। ये मैं आपको बताता हूं कि क्या मतलब है इसका। ये है हमारा ट्रांजिशन जोन या ट्रांजिशन लेयर आप बोल सकते हो यहां पर, ट्रांजिशन लेयर। देखो, अब अगर मैं बात करूं, चलो यहीं पे मैं आप लोगों को बता देता हूं कि ऊपर जब हमने बात करी थी कोल्ड ट्विस्टेड बार्स की, तो ऊपर तो हमने इन दोनों के बारे में तो बात करी थी, वो ज्यादा कुछ खास थे नहीं। तो सीटीडी बार की अगर मैं बात करूं, कोल्ड ट्विस्टेड बार की, तो एक तो माइल्ड स्टील मैंने तैयार किया था, लोहे को पिघला के उसका आकार बदल के, ठीक है। कोल्ड ट्विस्टेड बार्स के अंदर हम क्या करते हैं, हम ठंडा होने देते हैं सरिये को। स्टील बार हमने शेप दी, उसको शेप देने के बाद ये जब ठंडा हो गया, ठंडा होने के बाद क्या करता हूं मैं, सरिये को मरोड़ देता हूं। क्या करता हूं, मरोड़ देता हूं, बिल्कुल इस तरह से ट्विस्ट कर देता हूं। तो ट्विस्ट करके और ऐसे ही रखता हूं जब तक वो ठंडा हो जाता है। ठंडा हो गया, ठंडा हो गया बिल्कुल अच्छे से, तो उसको छोड़ दिया। तो इस तरह से मरोड़ने के बाद क्या कर दिया हमने यहाँ पे, इसके अंदर यहाँ पे स्ट्रेंथ डेवलप कर दी। ट्विस्टिंग करने से क्या होगा कि इसकी स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी, 4 चांद लग जाएंगे इसकी स्ट्रेंथ में, ठीक है। तो ट्विस्टिंग करने से स्ट्रेंथ क्या हो गई, इंक्रीज कर दी हमने। तो इसलिए इनको कोल्ड ट्विस्टेड बार्स भी कहा जाता है। ये चीज क्लियर, ठंडा करके इनको ट्विस्ट कर दिया और फिर उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज किया।
तो इसके अंदर अब लेकिन डक्टिलिटी की तो प्रॉब्लम रह गई थी। अब ठंडा करने के बाद मैंने मरोड़ा है उसको तो बिल्कुल हार्ड हो गया, लचीलापन तो रहा नहीं उसके अंदर, स्ट्रेंथ तो मिल गई। लेकिन यहां पर अगर मैं बात करूं टीएमटी बार्स की, तो टीएमटी बार्स के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में क्या किया जाता है, इसको पहले गर्म किया जाता है, गर्म करने के बाद एकदम से ठंडा कर दिया जाता है। एकदम से जब ठंडा करता हूं मैं, तो उसके अंदर क्या होता है, बाहर वाली लेयर तो ठंडी हो जाती है बिल्कुल, तो ये तो बिल्कुल क्या हो गई, हार्ड हो गई। तो ये जो बाहर वाली लेयर हार्ड हो गई थी, ये तो क्या हो गई, ठंडी हो गई थी। लेकिन अंदर वाली लेयर अभी भी क्या थी, गर्म थी, क्योंकि एकदम से जब आप ठंडा करोगे तो वो एकदम से ट्रांजिशन तो नहीं होगा, अंदर और बाहर के मटेरियल में डिफरेंस आ गया। तो बीच में तो लेयर बन गई इसकी डक्टाइल, जो कि आपकी हॉट रह गई थी। ठीक है, ये जो लेयर गर्म रह गई थी तो वो आपकी क्या हो गई, डक्टाइल रह गई। और जो बाहर लेयर थी वो क्या हो गई, हार्ड हो गई, एकदम से ठंडा होने की वजह से। तो हार्ड लेयर भी मिल गई और डक्टाइल लेयर भी मिल गई मुझे। ठीक है, सॉफ्ट लेयर भी मिल गई। यहाँ पे डक्टाइल क्यों है, क्योंकि यहां पर ये सॉफ्ट होती है। ठीक है, क्योंकि यहां पर सॉफ्ट होती है, ये तो सॉफ्ट है तो ये डक्टाइल हो गई। अब दोनों प्रॉपर्टीज मिल गई मुझे, स्ट्रेंथ भी मिल गई। ठीक है, स्ट्रेंथ मेरे को दे दी बाहर वाली लेयर ने और डक्टिलिटी दे दी अंदर वाली लेयर ने। ट्रांजिशन लेयर जो मैंने दिखाई है, ये ऐसी लेयर है, इसके अंदर आपका जो आपकी हार्ड और सॉफ्ट इन दोनों के बीच की लेयर है ये आपकी। ठीक है, इसके अंदर वाली लेयर तो सॉफ्ट है, इसके बाहर वाली हार्ड है। तो यहां पर क्या हो रहा है, ये ट्रांजिशन, ये चेंज हो रहा है। ठीक है, ट्रांजिशन का मतलब होता है चेंजिंग फेस, जहां पर बदलाव आ रहा होता है। तो बदलाव आ रहा है इस पर्टिकुलर फेज के अंदर, तो वो ट्रांजिशन लेयर मैंने दिखाई है। तो इसके अंदर हमारी दोनों प्रॉपर्टीज जो है वो कवर हो गई भाई, डक्टिलिटी भी मिल गई और स्ट्रेंथ भी मिल गई। और हाँ, एक चीज और मैं आप लोगों को, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट है वो भी, इसके यहां पर बल्कि क्या 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 किया जाता है, एक कोटिंग करी जाती है, कोटिंग करी जाती है। ये तो बस इसको अब ये सोचो कि अब ऐसा हो गया कि अब कुछ भी नहीं है इसके आगे। ठीक है, इतना अच्छा बना दिया अब। तो ये जो मैंने यहां पे यूज करी है ये कोटिंग, ये हमारी एंटी कोरोसिव लेयर है, एंटी कोरोसिव लेयर। लो भाई, जो कसर बची थी वो भी कर दी खत्म। यहाँ पे कोरोजन आने से भी बचा दिया इसको बाहर, कोरोजन के लिए भी हमने लेयर लगा दी, जंग भी नहीं लगेगा अब इसको। तो एंटी कोरोसिव लेयर भी मैंने इसके ऊपर बाहर लगा दी, तो कोरोजन भी नहीं हो गया, स्ट्रेंथ भी मिल गई और डक्टिलिटी भी मिल गई। सारी चीजें एकदम बढ़िया बेस्ट लेवल की हमने यहाँ पे कर ली। तो इंजीनियर है, कुछ ना कुछ तो रास्ता निकाल लेंगे ही, और निकाल लिया। तो इसकी प्रॉपर्टीज की अगर बात करूं तो क्या क्या होगा, हाई स्ट्रेंथ, हाई डक्टिलिटी और एंटी कोरोसिव, एंटी कोरोसिव। ये चीज क्लियर, सारी प्रॉपर्टीज हमें यहाँ पे पता चल गई। क्लियर है भाई। तो अभी थोड़ा एक बार इनको देख लेते हैं एक साथ। तो ये हमने यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज देखी हैं स्टील की, कि ये 4 ग्रेड हैं हमारे स्टील के, और लगभग 4 ग्रेड हैं। इनके अंदर हमारी क्या क्या वैल्यूज रहेंगी और क्या क्या प्रॉपर्टीज रहेंगी, तो इनके बारे में हमें पता होना चाहिए था। क्योंकि जब इनको यूज करेंगे हम, तो इनके बारे में नहीं पता होगा तो हम इनको यूज कैसे करेंगे, प्रॉपर्टीज का इस्तेमाल कैसे करेंगे। तो ये सारी लेयर्स जो है, हम आजकल जो मोस्टली यूज किया जाता है वो थर्मोमैकेनिकली ट्रीटेड टीएमटी बार्स जो है वो यूज करे जाते हैं। प्रॉपर्टीज देखकर ही आप अंदाजा लगा सकते हो कि इसके आगे तो कुछ है ही नहीं भाई। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं इनके स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन की। स्ट्रेस वर्सेस स्ट्रेन, स्ट्रेस बनाम स्ट्रेन का जो कर्व यहां पर देखेंगे हम स्टील बार के लिए। तो स्टील बार के लिए जब हम कर्व देखते हैं तो किस तरह का स्टील का जो कर्व बनेगा, कैसा होगा। माइल्ड स्टील की बात अगर मैं करूं, अगर मैं बात करूं माइल्ड स्टील की, तो ये माइल्ड स्टील के लिए कर्व बनाया जा रहा है। तो माइल्ड स्टील का कर्व जब हम देखेंगे तो यहां पर क्या होगा, यहां तक तो बिल्कुल सीधी चलेगी ये, इसके बाद ये ऐसे गिर जाएगा और फिर इस तरह से ऊपर की तरफ जाएगा। ये चीज क्लियर। और ये यहाँ पे बहुत नीचे से आके यहाँ कहीं आके फ्रैक्चर हो जाएगा। ये होता है हमारा कर्व बेसिकली। और यहाँ पर क्या होती है, स्ट्रेन, एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं हम, और यहाँ पर होती है स्ट्रेस, सिग्मा या एफ,
कुछ भी आप रिप्रेजेंट कर सकते हो। परमिसिबल वैल्यूज वगैरह की भी बात करते हैं क्या क्या होता है, ठीक है। चलिए, यहाँ पर ये हमारा क्या है, अपर यील्ड पॉइंट, यहाँ पर ये क्या होता है, लोअर यील्ड पॉइंट। तो जो लोअर यील्ड पॉइंट होता है ये क्या होता है, अपर यील्ड पॉइंट, जहां पर अपर यील्ड पॉइंट, यहां पर यील्डिंग होनी शुरू हो जाती है। और ये क्या है हमारा, लोअर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, ठीक है। तो ज्यादा डिटेल में नहीं डिस्कस करेंगे, बट जितना हमारा आरसीसी के लिए जरूरी है वो तो हम देखेंगे यहाँ पर। तो इसको ही यील्ड स्ट्रेस का नाम दिया गया है शास्त्रों में, ठीक है भाई। तो यही हमारा जो लोअर यील्ड पॉइंट है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे कि अपर यील्ड पॉइंट होता है कि लोअर यील्ड पॉइंट होता है, यील्ड स्ट्रेस किसको बोलते हैं ये बताओ भाई। तो आपका जो लोअर यील्ड पॉइंट होता है ना, यहाँ पे इसी पॉइंट को एफ वाई से डिनोट करते हैं हम लोग, ठीक है। आईएस कोड ने इतने ऊपर तक नहीं माना कि भैया इतनी ऊपर तक भी जा रही है स्ट्रेस तो अब उसको भी मानो, यहाँ तक ही हम इसको अच्छे से मतलब एनालाइज कर सकते हैं और यहीं तक इसको माना जाता है कि इतना आपका एफ वाई यील्ड स्ट्रेस हो जाएगी। ऊपर वाले कर्व को कंसीडर ही नहीं किया। तो अगर मैं बात करूं किसकी, आईएस कोड की, तो आईएस कोड ने तो भैया और भी गजब गजब कारनामे किए हैं। क्या कारनामा किया है, यहां के बाद इसको सीधा ही मान लिया। ऊपर वाला, ये ऊपर वाला जो कर्व है ना वो तो प्रैक्टिकल है, रियल कर्व तो वही है। ये क्या है आपका, ये है रियल कर्व, ये क्या है, रियल रियल कर्व। और ये क्या है, एज पर आईएस कोड। आईएस कोड हमारे धुरंधर है, उन्होंने बोला कि भैया इतना फालतू टेंशन हमें नहीं लेना, यहां तक इसको मानो और इसके बाद कर्व को सीधा करो, ऊपर वाला छोड़ो। बिहेवियर मानोगे भाई, इसके बाद बिल्कुल सीधा आपका बिहेव कर रहा है ये, ठीक है। यहाँ पे फेल कर गया, फेल करने के बाद कैसे कर रहा है अपने को कोई टेंशन नहीं लेनी, सीधा करो इसको बस, ठीक है। तो ऊपर जो रियल कर्व जो आपका आएगा वो इसने कंसीडर किया ही नहीं, ठीक है। यहाँ पे आके, यहाँ पे इस पॉइंट पे आके फ्रैक्चर हो जाता है ये, ठीक है। ये आपका स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन होता है, इतना ज्यादा आपको करना नहीं है, बट अभी देखो स्ट्रेन हार्डनिंग रीजन थोड़ा थोड़ा सा बता भी देता हूं कि कैसे होगा। देखो जब तक यहाँ पे इस रेंज में रहता है ना हमारा मटेरियल, तो इस रेंज में रहता है तब तक ये क्या करता है, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन, स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन। यहाँ पर हमारा स्ट्रेस जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहता है स्ट्रेन के। तो यहाँ पे आपका हुक्स लॉ जो है वो फॉलो किया जाता है। ये आपका क्या होता है, हुक्स लॉ होता है, हुक्स लॉ। स्ट्रेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेन क्या होता है, हुक्स लॉ। तो ये फॉलो करता है यहाँ पे, ठीक है। फिर आपके अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, प्रोपोर्शनलिटी पॉइंट तक फॉलो करता है हुक्स लॉ को। उसके बाद अपर यील्ड पॉइंट, लोअर यील्ड पॉइंट, फिर आपका अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट पे क्या होता है, यहाँ पे आके बेसिकली आप देखो यहाँ पे स्ट्रेस इंक्रीज नहीं कर रहे, स्ट्रेस आपने बढ़ाई नहीं है, लेकिन स्ट्रेन फिर भी आ रही है, ठीक है। स्ट्रेन फिर भी आ रही है, मतलब आपने लोड बढ़ाया नहीं है। देखो ये इतना लोड था यहाँ पर भी, और यहाँ पर भी क्या क्या किया आपने, सेम लोड था, सेम लोड था। ये इतनी स्ट्रेस लगाई थी, तो इतनी ही स्ट्रेस पर यहाँ पर क्या हो रहा है, स्ट्रेस सेम है, स्ट्रेन बढ़ रही है। तो स्ट्रेन बढ़ रही है यहाँ पर, तो इस टाइम पे मतलब क्या हो गया, लोड सेम लग रहा था, अपने आप ही लेंथ इंक्रीज कर रही है। तो अब यहाँ पे आके मटेरियल हाथ से निकल गया, अब ये बिगड़ चुका है, हमारी बात नहीं मान रहा, अपने आप अपने मन मुताबिक चल रहा है। तो अब इसको भैया इसकी शादी कर दो, ठीक है। यही किया जाता है नॉर्मल घरों में। अब लड़का हाथ से निकलने लग गया, अब इसकी शादी करो, इसके हाथ पीले करो। तो अब ये हाथ से निकल गया था, तो अब इसको यहीं इसकी नकेल कस दी गई है, इसके आगे इसको जाने नहीं दिया गया। यहीं पे इसको अपर यील्ड पॉइंट और लोअर यील्ड पॉइंट को देखा, तो लोअर यील्ड पॉइंट से हमने क्या किया, यील्ड स्ट्रेस मार्क कर दी। अब जब बात करते हैं वर्किंग स्ट्रेस की, तो जो मैंने आप लोगों को परमिसिबल स्ट्रेस दिखाया था ना, वो परमिसिबल स्ट्रेस तो हमें यहां कहीं पे मिलती है, यहां कहीं। ये क्या होती है, परमिसिबल स्ट्रेस हमारी यहां कहीं पे, इतनी पे हम काम करते हैं। ये जो होती है, ये वैल्यू क्या होती है हमारी, सिग्मा एस टी। सिग्मा एस टी जो है हमारी यहां पर होगी, इतनी, इसके ऊपर तक भी नहीं जाते हम, ठीक है। जो मैंने एग्जांपल दिया था, लिफ्ट में 12 इंसान तक खड़े हो सकते हैं, बट हम अलाउ ही कितने कर रहे हैं, 8। तो ये जो 8 वैल्यू थी वो सिग्मा एस टी की है, और जो 12 थे इंसान वो क्या है, एफ वाई। तो कर्व हमें थोड़ा बहुत समझ में आया यहाँ पे, स्टील का कर्व, माइल्ड स्टील का कर्व है ये। अब अगर मैं बात करूं हॉट रोल्ड स्टील की, अब इसके अंदर कहीं पे यील्ड प्लेट्यू कुछ नहीं नजर आया आपको, ये सिंपल माइल्ड स्टील का कर्व था।
हॉट रोल्ड स्टील की अगर मैं बात करूं यहां पर, हॉट रोल्ड स्टील का मतलब क्या है, एकदम गर्मा गर्म लोहा पिघला के आपने क्या किया, आकार बदलाया उसका। तो अगर हॉट हॉट रोल्ड का मतलब क्या है, गरम, और रोल का मतलब क्या है, रोल कर दिया। तो जब वो गरम था उसी टाइम पे आपने रोल करके उसकी शेप चेंज कर दी, तो उस टाइम पे आपको ग्राफ कैसा मिलेगा, ये तो सेम रहेगा यहां तक तो, और इसके बाद भी ये कुछ सेम रहेगा, लेकिन यहां पे आके आपको ये चीज ऐसे नजर आती है, और इसके बाद ये जो फेलियर है वो फिर यहां पे नजर आएगा। तो बीच में ये जो रीजन आ गया ना हमारा, ये जो एरिया आ गया, इसी को बोला जाता है यील्ड प्लेटिंग। ये किसके लिए है, हॉट रोल्ड स्टील के लिए। हॉट रोल्ड स्टील के लिए हमारा ये कर्व बनेगा। ये क्या होगा हमारा, यहाँ पे इधर क्या है, स्ट्रेस, और इधर है हमारी स्ट्रेन। ये क्या है हमारा, यील्ड प्लेट्यू, यील्ड प्लेट्यू इसी को बोला जाता है यील्ड प्लेट्यू। तो यहां पर अब देखो, यहाँ पे क्या हो रहा है ना, मैं लोड इंक्रीज कर रहा ना डिक्रीज कर रहा, कुछ भी नहीं कर रहा, स्ट्रेन अपने आप बढ़ी जा रही है। पहले तो क्या हो रहा था, थोड़ा बहुत लोड इंक्रीज कर रहा था तो स्ट्रेन ज्यादा इंक्रीज हो रही थी, लेकिन यहाँ पे तो ना घटा रहा हूं ना बढ़ा रहा हूं, उतना ही लगा हुआ है, और बिल्कुल बहुत ज्यादा स्ट्रेन में चेंज आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये अब यहाँ पे ही पहले इतनी स्ट्रेन थी, और यहाँ तक आते आते कितनी है, इतनी स्ट्रेन हो गई। तो अपने आप अब ये तो बिल्कुल ही बिगड़ चुका है, ये हाथ से निकल चुका है, तो इसका कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, तो यील्ड प्लेट्यू हमारा इसको बोला जाता है। ये यील्ड प्लेट्यू बेकार होता है, खतरनाक होता है, इसका यूज कुछ नहीं है, स्ट्रेंथ हमारी क्या करता है, ये खराब करता है बस। तो ये नहीं चाहिए मुझे, तो ये नहीं चाहिए तो मैं क्या करूंगा, इसको हटाऊंगा। कैसे हटाऊंगा, कोल्ड ट्विस्टिंग करके। तो कोल्ड ट्विस्टिंग करके क्या करते हैं हम, इसको यील्ड प्लेट्यू को रिमूव करते हैं। तो जब कोल्ड ट्विस्टिंग करी जाती है तो उस टाइम पे, जब कोल्ड ट्विस्टिंग की बात करूंगा मैं, तो कोल्ड ट्विस्टिंग किस तरह से करी जाएगी वो देखते हैं यहां पे। अब देखो, जब हम बात करेंगे कोल्ड ट्विस्टिंग की, तो कोल्ड ट्विस्टिंग जब हम करेंगे तो इस पूरे ग्राफ को हम कैसे समझेंगे, कैसे चेंज होगा। देखिए, मैंने क्या किया, यहां तक इसको स्ट्रेस किया, यहां तक इसको स्ट्रेस कर दिया। अब यहां तक स्ट्रेस कर दिया, अब मैंने क्या किया, लोड हटा दिया, स्ट्रेस हटा दी। स्ट्रेस हटा दी तो क्या होगा, स्ट्रेन भी कम हो जाएगी धीरे धीरे करके। ये क्या करेगा, रिकवर करेगा कुछ। तो यहां पे आते आते धीरे धीरे करके ये क्या करेगा, वापिस आएगा। आप इसको, मैंने क्या किया, धीरे धीरे स्ट्रेन रिमूव कर दी। तो यहां पे आके ये क्या हो गया, ये कुछ इस तरह से आ जाएगा। अब क्या होगा, अब मैंने फिर से, अब यहां पे मैंने क्या किया था, अनलोडिंग कर रखी थी। ये क्या है, अनलोडिंग हटा रहा हूं मैं, जो मैंने स्ट्रेस इसके ऊपर लगा दी थी। तो धीरे धीरे क्या होगी, नीचे अनलोडिंग होगी, तो धीरे धीरे मैंने स्ट्रेस कम कर रहा हूं मैं, धीरे धीरे ये चीज, स्ट्रेस वाली साइड हमारी कम हो रही है ना, तो स्ट्रेन भी हमारी थोड़ी थोड़ी रिकवर हो रही है। तो अब क्या किया मैंने, दोबारा से फिर इसको लोड किया। तो जब दोबारा से लोडिंग करूंगा, ठीक है, सॉरी ये यहां से नहीं करेंगे हम, ये यहां से करेंगे। यील्ड प्लेट्यू तक इसको पहले लोड किया जाता है। ठीक है, यील्ड प्लेट्यू तक लोड करेंगे, क्योंकि तभी वो हमारा अवॉइड होगा ना। यील्ड प्लेट्यू तक पहले इसको लोड कर दिया हमने, और यहां तक लोड करने के बाद में फिर इसको अनलोडिंग करी जाती है। ठीक है, ये यहां पे हमारी अनलोडिंग हमने कर दी। अब दोबारा से जब इसके ऊपर स्ट्रेस लगाऊंगा तो तब किस तरह से बिहेवियर होगा इसका, वो देखो। जब दोबारा से स्ट्रेस लगाई जाएगी ना, तो दोबारा से स्ट्रेस जब लगाएंगे तो ये हमारा कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। तो यहां पे ये आ गई, और ये कुछ इस तरह से बिहेव करेगा। ये हमारा रीलोडिंग के बाद कर्व आएगा। ये क्या करा मैंने, यहां पे रीलोडिंग कर दी। रीलोडिंग ये हटा देते हैं। हमने रीलोडिंग कर दिया यहां पे,
और रीलोडिंग के बाद में हमारा कर्व जो है रीलोडिंग। तो जब रीलोडिंग करी मैंने, तो रीलोडिंग के बाद का जो कर्व हमारा बना ना, ये रिजल्टेंट कर्व हमारा CTD बार्स के अंदर नजर आएगा भाई। यहां पे आके कहीं पे अब फेलियर होगा, और रीलोडिंग का जो कर्व है ये हमारा फाइनल कर्व माना जाएगा किसके लिए? CTD बार्स के लिए, कोल्ड ट्विस्टेड बार्स के लिए, CTD बार्स के लिए। अब इसके अंदर मुझे कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट तो नजर नहीं आ रहा, जैसे यील्ड पॉइंट मुझे नजर आ रहा था, यहाँ पे तो यील्ड पॉइंट नजर आ रहा था ये, ठीक है, ये तो क्या था हमारा यील्ड पॉइंट था। तो यील्ड पॉइंट पे मैंने मान लिया था कि भाई यहाँ पे हमारी यील्ड स्ट्रेस आ गई थी, तो यहाँ पे तो कुछ नजर नहीं आ रहा CTD बार्स के अंदर। यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे क्या किया जाता है, 0.2% हमारी स्ट्रेन के ऊपर क्या किया जाएगा, यहाँ पे 0.2% स्ट्रेन को लेकर हम क्या करेंगे, इसके एक पैरेलल यहाँ पे लाइन जो है ड्रॉ करेंगे, और वो पैरेलल लाइन जो मैंने ड्रॉ करी, जहां पे भी कट करेगी, जहां पर भी कट करेगी, वही क्या मान ली जाएगी, इसकी यील्ड स्ट्रेस। क्या मान ली जाएगी, यील्ड स्ट्रेस। ये जो लाइन आई है हमारी, ठीक है, ये क्या है हमारी 0.2%, 0.2% स्ट्रेन। इसको प्रूफ स्ट्रेन भी कहा जाता है, प्रूफ स्ट्रेन भी इसी को कहा जाता है। ये चीज क्लियर। और यहाँ पे जो हमें स्ट्रेस मिलती है, इसको जनरली प्रूफ स्ट्रेस भी बोल दिया जाता है, ठीक है भाई। तो हमें एक कोई पॉइंट तो सिलेक्ट करना था यहाँ पे, तो इसके लिए यहाँ पर ये यील्ड स्ट्रेस का काम करेगी। ये चीज क्लियर। तो कोल्ड ट्विस्टेड बार्स के अंदर मैंने कैसे देखा, यहाँ पे वो चीज क्लियर होगी सब लोगों को। यील्ड प्लेट्यू मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, हटा दिया। तो यील्ड प्लेट्यू जो था हमारा, वो हमने रिमूव कर दिया। किस तरह से, इसको अनलोड किया, अनलोड करने के बाद दोबारा से रीलोड किया। रीलोडिंग का जो कर्व था हमारा, उसके अंदर यील्ड प्लेट्यू बिल्कुल भी नजर नहीं आया, उसके साथ साथ कोई यील्ड पॉइंट भी नहीं नजर आ रहा था। तो इसलिए मैंने यील्ड पॉइंट लेने के लिए यहाँ पे क्या किया, 0.2% स्ट्रेन के ऊपर मैंने एक पॉइंट पे यहां से इस पर्टिकुलर कर्व के इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी मैंने। तो ये दोनों लाइंस क्या रहेंगी, पैरेलल रहेंगी। इसके पैरेलल लाइन ड्रॉ करी, और जहां पर भी वो इस ग्राफ को काटेगा वहीं पे हमारी यील्ड स्ट्रेंथ मिल जाएगी, या यील्ड स्ट्रेस आपको मिल जाएगी। ये हमने थोड़ी बहुत जो बेसिकली यहाँ पर स्टील के बारे में डिटेल्स थी वो पता करी हैं, और इनका बिहेवियर देखा। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि किस तरह के हमारे डिजाइनिंग मेथड्स हैं, और कौन कौन से मेथड्स होते हैं, और डिजाइनिंग मेथड्स हम कल शुरू करेंगे। तो इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।